तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे जो हमारा चैप्टर है कृषि। कौन सा चैप्टर? कृषि पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है, ध्यान रखिएगा, भूगोल का। अभी हम पढ़ रहे थे, हमारा जो पिछला लेक्चर पढ़े, दूसरा जो लेक्चर था उसमें केवल फसलों के बारे में पढ़ा गया था। आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति क्या होती है। मतलब जब हमें देखने को मिला फसलों का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था तो इससे क्या किया गया। मतलब देखते हुए जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दौरान हमें देखने को मिलता है 1960-70 के दशक में काफी चीजें चेंजिंग होती हैं, क्योंकि उस समय जमींदारों के पास हुआ करती थी। भूदान आंदोलन शुरू किया जाता है। हम देखेंगे अभी क्या क्या होता है ये सब, ठीक। तो उसमें हम देखते हैं पहले हरित क्रांति क्या है, ठीक। हरित क्रांति क्या होता है? जो हरित क्रांति है, मतलब ये कहा जाए कि पैदावार को बढ़ाने के लिए क्रांति शुरू की गई थी। कब शुरू किया गया था? तो 1960 के दशक में, 1966-67 के आसपास शुरू किया गया था, ठीक। अब हम देखते हैं तो कृषि क्षेत्र में अधिक उपज क्या करना है। कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक या अच्छी खाद का प्रयोग करने से कुछ फसल, विशेषकर गेहूं के उत्पादन को अधिक उत्पादन में क्रांति वाली वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य था गेहूं को लेकर, किसको था? गेहूं को लेकर। मतलब गेहूं की पैदावार को बहुत अधिक बढ़ाना, गेहूं के उद्देश्य को लेकर इसको शुरू किया गया था, जिसमें कहा गया था अच्छी खादों का प्रयोग किया जाए, अच्छी तकनीक का प्रयोग किया जाए, उसके बाद आधुनिक तकनीकी जो प्रयोग किया जाए, ये सब हमें देखने को मिला था। इससे कहने का मतलब ये है कि पैदावार बढ़ जाए, ठीक। तो पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति शुरू किया गया था। अभी हरित क्रांति का मतलब ये नहीं था कि केवल एक ही पैदावार पर, एक ही फसल पर फोकस किया गया था। मतलब उसमें फोकस कई फसल पर किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से नाम किसका था? गेहूं का। गेहूं की फसल को देखते हुए पैदावार बढ़ाने के लिए इस क्रांति को शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? भारत में 1960 के दशक में। कब शुरू किया गया था? 1960 के दशक में, 1966 और 67 में शुरू हुआ था, ठीक। कब शुरू हुआ था? 1966-67 में शुरू हुआ था। या मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन के द्वारा। मतलब इनका जो शॉर्ट नेम है एम.एस. स्वामीनाथन, यही है, ठीक। इनका शॉर्ट नेम एम.एस. स्वामीनाथन, पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक। ये देखो इनके द्वारा शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि फसलों की पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया जाए, क्योंकि जैसे जान रहे थे भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, तो तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण पैदावार को बढ़ाने के लिए इस क्रांति को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, और पैदावार बढ़ा भी था, ध्यान रखिएगा। अब फिर हम देखते हैं अगर हरित क्रांति होती है तो उससे हानि क्या क्या होगी। अगर हरित क्रांति हुई थी तो उससे हानि क्या क्या हुआ? अत्यधिक रासायनों के कारण भूमि निम्नीकरण, बहुत अधिक केमिकल का प्रयोग होने से भूमि निम्नीकरण, भूमि में जो उर्वरता थी वो खत्म होने लगी। मतलब जो भूमि में पोषण वोषण था सब क्या होने लगा? खत्म। और क्षमता घट गई, पैदावार उसमें घटने लगा। फिर हम देखते हैं अगला जो इसमें सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचा। मतलब अगर जो आप रासायनों का प्रयोग करेंगे तो सिंचाई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप रासायनों का, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा पौधों का सिंचाई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? हमें देखने को मिलेगा जल स्तर नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जल स्तर जो है वो कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। और जिसके चलते हम जानते हैं कि हमें पानी की समस्या पैदा हो जाएगी, जल की समस्या पैदा हो जाएगी, ठीक। उसके बाद अगला जो हमारा जैव विविधता समाप्त हो रही है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का मतलब जो हमें देखने को मिलता है, जैव में जो विविधता है वो समाप्त होती जा रही है। किसके कारण? हरित क्रांति के द्वारा। ये इसकी हानियां हैं, ठीक। और उसके बाद अमीर और गरीब के किसानों के मध्य स्तर बढ़ जा रहा है, अंतर बढ़ जा रहा है। ये बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि जानते हो जिनके पास पैसा वही तो आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पाएंगे। जिनके पास पैसा है, पूंजी, वही क्या करेंगे? आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे, अच्छी खाद लगाएंगे, अच्छा पैदावार करेंगे, वही लोग कर पाएंगे। बाकी जो गरीब किसान वो थोड़ी ना कर पाएंगे, जो लोग अमीर है वही कर पाएंगे ये सब। तो इसके कारण कहीं ना कहीं गरीब और अमीर किसानों में बहुत ज्यादा अंतर बढ़ता जा रहा है। ये हरित क्रांति से हानियां हैं, ठीक। अब हमारे एक और क्रांति है श्वेत क्रांति, उसको हम देखते हैं, ठीक। श्वेत क्रांति क्या होती है? तो अगला हमारा जो टॉपिक है श्वेत क्रांति, ठीक। अभी हम पढ़े हरित क्रांति, मतलब हमें देखने को मिला था उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई थी। तो हरित क्रांति सीधे उत्पादन बढ़ गया। आप देखते हैं श्वेत क्रांति क्यों किया गया। श्वेत क्रांति शुरू किया गया था कब? इसको जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड के नाम से। एक नाम इसका और ऑपरेशन फ्लड। कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है श्वेत क्रांति को, ठीक। तो ध्यान रखिएगा दुग्ध उत्पादन को, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, ठीक। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये क्रांति शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा किसको? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह श्वेत क्रांति की गई थी। और ध्यान रखिएगा पशुओं की नसों में सुधार के लिए, पशुओं की जो नसें थी उनको सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए, जिससे कि दूध का उत्पादन बढ़ सके। और यह शुरू किसके द्वारा किया गया था? यह गुजरात में शुरू किया गया था वर्गीस कुरियन के द्वारा, जो कौन है? अमूल कंपनी के अध्यक्ष थे, ठीक, ओनर है, ठीक। अमूल कंपनी के जो ओनर थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? श्वेत क्रांति। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो देखा जाए दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए, उसकी संख्या को किसी तरह बढ़ाया जाए, दूध को बढ़ाया जाए, क्योंकि जानते हो भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो इसकी मांग भी बढ़ रही है। तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये श्वेत क्रांति शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अमूल फैक्ट्री के जो क्या कहा जाए अध्यक्ष थे, ठीक, उनके द्वारा शुरू किया गया था, वर्गीस कुरियन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला हमारा जो है पीली क्रांति। पीली क्रांति क्या है? इसका संबंध है तिलहन से। किससे? तिलहन से इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा। इसका संबंध है तिलहन से।
तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे? तिलहन उत्पादन से। मतलब जो तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति हुई थी। अभी हम पढ़े श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पढ़ रहे हैं पीली क्रांति, ध्यान रखिएगा। पीली क्रांति का उत्पादन की संबंध किससे है? तिलहन से, ठीक। मतलब तिलहन उत्पादन से संबंधित है और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति शुरू किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योगदान प्रारंभ की गई। मतलब जो हमें देखने को मिला कि तिलहन का उत्पादन हमारे भारत में बहुत तेजी से बढ़े, उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पीली क्रांति का उपयोग किया गया, ठीक। उसके बाद तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में कितने राज्य शामिल थे? 23 राज्य। जो तिलहन क्रांति या पीली क्रांति शुरू हुई थी उसमें हम देखते हैं कितने राज्य शामिल थे? 23 राज्यों के 337 जिले शामिल थे। देखो जो हमारा पीली क्रांति थी उसमें 23 राज्यों के कितने? 23 राज्यों के 337 जिले शामिल हुए थे। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन फसल की पैदावार में वृद्धि हुई। जो एक क्रांति हुई थी पीली क्रांति, उसके बाद तिलहन का जो फसल था उसके पैदावार में काफी तेजी से वृद्धि हुई थी। और उसके बाद हम देखते हैं भूदान आंदोलन। तो अभी हम पढ़े तो जैसे श्वेत क्रांति थी, हरित क्रांति और पीली क्रांति, तो इसके होने का क्या कारण था? अभी कभी आपने सोचा, ये पढ़ लिया तो आपने कभी सोचा कि श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और पीली क्रांति क्यों हुई थी? तो इसके होने का भी कुछ कारण था। अभी आइए देखते हैं भूदान और प्रावधान। अभी इससे हमें पता चलेगा कि ये इसके होने का क्या कारण था, ठीक। तो उसको हम देखते हैं भूदान और प्रावधान। मतलब जब हम देखते हैं हमारा भारत आजाद हुआ था, क्या हुआ था? जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस दौरान, ठीक, हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। कब? 1951 में। कब लागू की गई थी? 1951 में जब ये लागू की गई थी तो उस दौरान देखते हैं भूमि को सुधार का कार्यक्रम बहुत तेजी से शुरू किया गया। मतलब वहां जो शुरू किया गया उसमें कहा गया कि जो भूमिहीन किसान है, भू सुधार आंदोलन, ध्यान से सुनिएगा, अभी से शुरू किया सुनने को मिलेगा भू आंदोलन। देखो वो आंदोलन चलाया गया किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। मतलब उसी दौरान विनोबा भावे जी ने एक आंदोलन चलाया। क्या चलाया? भूमि सुधार आंदोलन, या कहा जाए भूदान आंदोलन, ठीक। उसमें हमें देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है वो क्या करेंगे? तो अभी हम जो पढ़ रहे थे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और पीली क्रांति, 3 पढ़ चुके हैं। तो ये जो क्रांति पढ़े हैं इसके होने का क्या कारण था, ठीक। अभी जैसे कभी आपने सोचा नहीं कि ये जो क्रांति हुई तो इसके होने का क्या कारण रहा होगा? क्रांति तो हुआ लेकिन क्यों हुआ? कुछ तो रीजन रहा होगा। तो उसी को हम देखते हैं भूदान और ग्रामदान। भूदान क्या है? मतलब भूमि को दान करना, ठीक, और गांव को दान कर देना, ठीक। ये क्या है? भूदान और ग्रामदान। अब हम देखते हैं जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, भूमि सुधार पंचवर्षीय योजना पहली चालू की गई थी कब? 1951 में। 1951 में जब ये पहली योजना लागू की गई उस दौरान हम देखते हैं कि विनोबा भावे जी ने एक आंदोलन शुरू किया। कौन? विनोबा भावे जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे हम कहते हैं भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन कहते हैं? भूदान आंदोलन। उसका सीधा उद्देश्य था कि जिन गरीबों के पास, जिन गरीब किसानों के पास भूमि नहीं है, वो बड़े लोग जो जमींदार हैं वो अपनी भूमि में से कुछ हिस्सा उनको दान कर दें, ठीक। जैसे हमें देखने को मिला ताकि बड़े जमींदार अपनी कुछ भूमिहीन किसानों को दान कर दें। इससे हमें पता चला कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है उस समय जमींदार हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि जो भूमिहीन किसान है उनको थोड़ा बहुत दान कर दिया जाए। और इससे कई लोग भूदान आंदोलन में शामिल भी हुए थे, ध्यान रखिएगा, अधिकांश लोग भूदान आंदोलन में शामिल भी हुए थे। उसके बाद हमें देखने को मिला था उन्होंने अपने भूमि को किसानों को दान में दिया था, जिनके पास भूमि नहीं थी उनको दान में दिया गया था। तो ये हमारा भूदान और ग्रामदान, ठीक, उसी में शुरू हुआ था भूदान आंदोलन, ठीक। अब हम देखते हैं भूमि सुधार, मतलब जो आंदोलन हुआ उससे भूमि को कैसे सुधारा गया। फिर हम देखते हैं जब किसानों को भूमि मिल गया है, लेकिन जब किसानों को भूमि मिल गया तो उसको कैसे वो यूज करेंगे, क्योंकि एक जगह मिला नहीं था, किसी का जमीन यहाँ पर था तो किसी का जमीन यहाँ पर। अब जैसे हम देखें हम लोग क्या करेंगे, एक घर हम लोग का यहाँ रहे, एक घर हमारा नजदीक रहे और उसके बाद दूसरा घर 2 किलोमीटर दूर रहे, ठीक। तो इससे हमें क्या करेंगे, उसके बाद भूमि सुधार शुरू किया। भूमि सुधार आंदोलन जो था उसमें हमें देखने को मिला जब जोत छोटी होती थी तो कृषि प्रबंधन सही ढंग से नहीं कर पाते थे। मतलब जोत कहने का मतलब खेत उनका छोटा होता था, एक यहाँ पे टुकड़ा, एक यहाँ पे इधर उधर होता था, तो उसको इकट्ठा करने के लिए सरकार ने भूमि सुधार शुरू किया था। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे। मतलब इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए और इसके लिए जमीन की सीमाओं में फेरबदल की। फेरबदल का मतलब जो तुम्हारा जमीन है तुम अपने जमीन के पास पूरा करो, उनको वहां दे दो जो उनका जमीन है, ठीक। मतलब सबको इकट्ठा करने के लिए फेरबदल किया गया जमीनों में, जिससे एक किसान की सारी जमीन एक ही प्लाट में आ जाए, मतलब एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए और फिर खेती करने में बहुत आसान रहेगा। नहीं यहाँ से जाओ वहां करो, वहां पर जाकर वहां करो, छोटे छोटे खेत रहते थे तो नहीं हो पाता था। इसके चलते हमें देखने को मिला कि भूमि सुधार किया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। तो भूमि सुधार में जो हमारा अगला पॉइंट था 1980 और 1990 के दशकों में भूमि विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। मतलब देखो भूमि सुधार के लिए कहीं ना कहीं अभी देखो तुरंत बनाया गया कि किसानों का जमीन एक जगह इकट्ठा कर दिया गया प्लाट के रूप में, जिसमें प्लाट के रूप में इकट्ठा किया गया, सरकार के द्वारा ये सब योजना बनाई जा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं 1980 और 1990 के दशक में एक और कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थागत और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया। मतलब किसानों के पास टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए
जो किसान थे उनके पास क्या पहुंचाई जाए, टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से खेती किया जाए, फिर कैसे किया जाए ये सब इनको बताया जाने लगा। एक चैनल है डीडी दूरदर्शन, ठीक, किसान दूरदर्शन, उस पर बताया जाने लगा सभी को कि ये सब क्या कैसे किया जाए, ठीक। उसके बाद जो है किसान के नुकसान की भरपाई के लिए, जो किसान का नुकसान हो रहा है भरपाई के लिए, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और आग और बीमारी के लिए फसल बीमा की सुविधा की, मतलब जैसे फसल बीमा खराब हो जा रहा है, ठीक, तो उसके लिए क्या किया गया, फसल बीमा की सुविधा शुरू की गई और किसानों को आसानी से कर्ज मुहैया कराने के लिए ग्रामीण बैंक खोले गए। देखो, मतलब किसानों को आसानी से कर्ज मिल सके इसके लिए क्या खोला गया, ग्रामीण बैंक, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि कृषि की हमारे भारत में वर्तमान स्थिति कैसी है। तो आगे जो हमारा खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक क्या होता है, खाद्य सुरक्षा कैसे करते हैं, तो हमारे यहाँ जो खाद्यान्नों की सुरक्षा कैसे की जाती है, ठीक, उसको हम देखते हैं। समाज के हर एक वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र का निर्माण किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र क्या होता है, अब देखते हैं। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र है, खाद्य जो भोजन है उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने दो प्रकार से बांटा उसको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र को। कौन कौन से हैं, बफर स्टॉक कहते हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दो है, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक, दो है। अब हम देखते हैं बफर स्टॉक होता क्या है। तो बफर स्टॉक जो होता है, हम जानते हैं जब गरीब किसान क्या बेचते हैं अनाज, तो उनसे अनाजों को खरीदती है सरकार। क्या करती है सरकार, कहती है किसानों से अनाज तुम इधर उधर मत बेचो, क्या करो हमें बेचो तो हम खरीद लेंगे, सरकार कहती है, ठीक। तो जो अनाज होती है उसको बेचते हैं और सरकार क्या करती है, खरीद लेती है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी संस्था है, ये जो अनाज खरीदती है वही कंपनी है ये, ठीक, वही सरकारी संस्था है, इसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, सभी किसानों का अनाज खरीदती है, ठीक, और अच्छे रेट पर खरीद लेती है। और क्या करती है, इस अनाज को जो किसानों से अनाज खरीदती है और फिर विभिन्न स्थानों पर बफर स्टॉक रखती है, मतलब क्या करती है, फिर इसको एक जगह स्थानों विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित रखती है। इसको खरीद कर किन से, किसानों से, उसको एक स्थान पर अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है। फिर हम देखते हैं बफर स्टॉक का इस्तेमाल तब किया जाता है कब, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी स्थान पर आपदा की या कहा जाए आपदा आ जाए, अनाज की कमी हो जाए, ठीक, मतलब इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसके कारण वहां पर अनाज न उगाया जा सके, तो वहां पर उस बफर स्टॉक का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा बफर स्टॉक। हम देखते हैं अगला जो हमारा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो अगला जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक, इसको हम देखते हैं। इस कार्यक्रम की जैसे हम देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता क्या है, हम देखते हैं गरीबों को राशन बांटा जाता है सरकार के द्वारा। कहा जाता है कि आप इधर उधर जाकर अपना सामान खरीदिए, आपको सामान महंगा पड़ेगा दूसरी दुकानें पर, आप हमसे अनाज खरीदिए, मतलब जिनके पास अनाज खरीदने के बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो हमसे अनाज खरीदेंगे। उसके लिए कुछ राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है सबका अलग अलग राशन कार्ड होता है, गरीबों के लिए अलग और वो गरीबी रेखा से थोड़े जो ऊपर होते हैं उनके लिए अलग राशन कार्ड होता है, ठीक। तो उसको हम देखते हैं। इस कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को सस्ते दामों पर खाद्य और अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराई जाती है, मतलब जो जरूरी होती है किसानों के लिए, जिनके लिए जरूरी होती है, गरीबों के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है उसको मुहैया करवाया जाता है, ठीक, उसको प्रस्तुत करवाया जाता है, उसको दिलाया जाता है। किसके द्वारा, FCI के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, इसके द्वारा प्रस्तुत कराया जाता है, इसके द्वारा पूर्ति कराई जाती है, ठीक, किसके लिए, गरीब किसानों के लिए। उसके बाद हम देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने के लिए लोगों को राशन कार्ड बनवाना पड़ता है, मतलब अगर आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, राशन कार्ड बनवा लें, राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर, तो जो लोग गरीब है, ठीक, और जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो गरीबी रेखा के ऊपर है, उनके लिए अलग अलग राशन कार्ड बनाना पड़ता है। दोनों का राशन कार्ड अलग होता है, उसका कुछ कलर अलग होगा, ध्यान रखिएगा, उसको कुछ अपने हिसाब से FCI के द्वारा बनाया गया है, उनके द्वारा FCI जो है उनके द्वारा बनाया गया, ध्यान रखिएगा, उसको ये पहचान करने के लिए कि ये गरीबी रेखा के नीचे है, ये गरीबी रेखा के ऊपर है, ठीक। उसके बाद जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का FCI द्वारा पूर्ति की जाती है, ठीक, इसका जो पूर्ति की जाती है अनाजों की, किसके द्वारा पूर्ति की जाती है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण, ठीक, उसमें हम देखते हैं वैश्वीकरण क्या होता है कि मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ आयात निर्यात के साथ जुड़ जाना, वही क्या है कि वैश्वीकरण है, ठीक। हम देखते हैं जब हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज आए थे या कहा यूरोपीय आए थे, यूरोपीय जब हमारे भारत में आना शुरू हो गए तब यहाँ की निर्यात की मुख्य वस्तुएं काली मिर्च और मसाले जो थी, जब अंग्रेजों का राज्य चलने लगा तो भारत का कच्चे माल को निर्यातक बना दिया, मतलब क्या करने लगे, भारत का जो कच्चा माल था उसको दूसरे देशों में भेजने लगे, ठीक। भारत का जो कच्चा माल था जब यूरोप के लोग हमारे देश में आ गए तो क्या करने लगे, भारत का जो उसमें निर्यात होता था प्रमुख वस्तु काली मिर्च मसाले, इनको दूसरे देशों में भेजने लगे, मतलब निर्यात करने लगे, निर्यातक बना दिया भारत को, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं जिसमें मुख्य कपास की वस्तुएं थी, और भी वस्तुएं निर्यात की गई जिसमें मुख्य थी कपास, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं जब ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग में नील की मांग बढ़ गई, जब ब्रिटेन का जो कपड़ा उद्योग था वहां पर नील की मांग बढ़ने लगी,
फिर जब नील की मांग बढ़ने लगी तो ये लोग क्या करने लगे, भारतीय किसानों को नील के लिए बाध्य करने लगे कि उनसे कहने लगे कि तुम नील की खेती करो। ठीक, उसके बाद फिर हमें देखने को मिला कि नील की खेती के कारण भारत की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक, प्रतिकूल प्रभाव का मतलब जिसके कारण वहां की पैदावार कम होने लगी। जब नील की खेती करने लगे तो वहां की पैदावार कम होने लगी, जिसके चलते हमें देखने को मिला कि अधिकतर भूमि बंजर होने लगी। ठीक, फिर आधुनिक समय में कृषि के समझ वैश्वीकरण की नई चुनौती है। अब देखते हैं भारत का जो आधुनिक समय उसमें कृषि के या कहा जाए कृषि के वैश्वीकरण में हमें देखने को मिल रहा है कि नई चुनौती सामने आई है भारत के लोगों के सामने, कि जिससे भारत के किसान पश्चिमी देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं भारत के किसान जो है दूसरे देशों की कंपटीशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लोग आके हैं तकनीकी में हमारे यहाँ कहीं ना कहीं भी पुरानी चीजों का उपयोग किया जा रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कृषि के उत्पाद की मांग बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की कृषि के कृषि के उत्पाद की मांग बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा लेक्चर आज समाप्त होता है। ये हमारा चौथा चैप्टर जो है कृषि वो समाप्त हो गया। तो अगर इसका आप लोग को नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।